6 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होने जा रही है और उससे पहले बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने लगभग हर रैली में कहा था कि वो 4 बड़ी जातियों को मानते हैं। ये जातियां हैं गरीब, किसान, महिला और युवा। अब इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी ने अपने कई मोर्चों के नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। युवा मोर्चा का प्रभारी सुनील बंसल को बनाया गया है। महिला मोर्चा के प्रभारी विजयंत जय पांडा, किसान मोर्चा के बंदी संजय कुमार, अनुसूचित जाति मोर्चा के तरुण चुग, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राधा मोहन दास अग्रवाल और ओबीसी मोर्चा के विनोद तावड़े, वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी दुष्यंत गौतम को बनाया गया। तो ये सारे कदम हैं जो बीजेपी एक के बाद एक उठा रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अदिति फडणीस हैं, पॉलिटिकल एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड, और साथ ही तुषार गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। तुषार जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। ये जो कद्दावर नेता हैं राज्यसभा में, जो 2 टर्म पूरी कर चुके हैं, कुछ तो 3 टर्म पर हैं, उनके लिए पार्टी आपको लगता है कि क्या ये जोखिम मोल लेगी? क्योंकि जाहिर सी बात ये कहा जाता है कि जो लोग अपना चुनाव नहीं जीत सकते वही राज्यसभा में आते हैं। देखिए, अब वक्त बदल चुका है। जो बात हो रही है कि राज्यसभा के कुछ एमपी है जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए 2024 में, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, लोगों में उनकी जानकारी, उनकी रुचि बहुत बढ़ चुकी है। आप अश्वनी वैष्णव जी को ले लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे। रेलवेज में जो उनका काम है या सेमीकंडक्टर्स के साथ जो उनका काम है, उनकी एक फॉलोइंग बन चुकी है सोशल मीडिया पर, लोगों में, लोग उन्हें जानते हैं। उड़ीसा में जो दुर्घटना हुई उसमें रिस्पॉन्स कैसा रहा, कैसा काम रहा, उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट करी है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जाहिर सी बात है, जब ये एमपीज इंट्रोड्यूस हुए थे राज्यसभा में, जब पार्टी ने इनको इंट्रोड्यूस किया था, एक वजह से किया था। शिवानी वैष्णव जी का कार्यालय देखें तो राज्यसभा से ही शुरुआत होना मुनासिब था। आज उनका जो एक कद है, राजनीतिक कद है, वो लोकसभा के लिए मुझे ऐसा लगता है तैयार है। और अगर पार्टी ऐसा सोचती है उनके बारे में, तो ये कुछ गलत सोच नहीं है। निर्मला सीतारमण जी को देखिए, पीयूष गोयल जी को देखिए, आज इनकी जो पॉलिसी है, जो इनके काम का है, अगर आप जनधन का काम देखें या कमर्स इंडस्ट्री का काम देखें, एक बहुत लंबा पॉलिटिकल रिज्यूमे तैयार हो चुका है 10 साल में। तो अगर आज लोकसभा का इलेक्शन लड़ना भी पड़े, मुझे नहीं लगता ऐसे राज्यसभा के नेताओं के लिए उतनी बड़ी चुनौती होगी। तो पार्टी, मुझे बिल्कुल। नहीं लगता ये जोखिम है या रिस्क है। मुझे लगता है पार्टी का विश्वास है, प्रधानमंत्री का विश्वास है इन नेताओं में कि इन्होंने इतना काम किया है, लोगों में उतनी रुचि बनाई है कि आज ये बाहर जा सकते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं। बिल्कुल। अदिति जी, आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में। आप इस रणनीति को किस तरह से देखती हैं? क्योंकि कई सारे जो लोकसभा के सांसद थे अब वो विधायक बन चुके हैं, उनमें से 1-2 को ही मौका मिला है राज्यों में मंत्री बनने का, उनकी सीटें खाली हो गई है। इसके साथ साथ ये लंबी फहरिस्त है जो रिटायर होने जा रहे हैं अप्रैल या उससे पहले। तो ऐसे में बीजेपी आपके हिसाब से क्या करेगी? क्या इनमें से कुछ लोगों को लड़वाया जा सकता है? क्या जैसा कि तुषार जी कह रहे हैं कि नहीं, अब वो ज़माना बदल गया है कि जो लोग लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते थे केवल उन्हें ही राज्यसभा में लाया जाता था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो लोग लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते थे या विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते थे, केवल उन्हीं को राज्यसभा में लाया जाता था। सबसे बड़े उदाहरण है भैरव सिंह शेखावत, जो कि लगातार विधानसभा में थे और फिर राज्यसभा में आए। सवाल इसका नहीं है मेरे ख्याल से। इस जो टर्म की बात है, कितनी टर्म एमपीज ने लगाई है राज्यसभा में, उसको हमको थोड़ा सा अलग होके देखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आपने बताया कि राजीव चंद्रशेखर की टर्म खत्म हो रही है। एज बीजेपी एमपी राजीव चंद्रशेखर ने केवल एक टर्म राज्यसभा में सर्व किया है। उसके पहले वो इंडिपेंडेंट थे और 2 टर्म इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ चुके हैं। तो सिमिलरली उसी तरह से डॉक्टर सीएम रमेश, जो कि भाजपा में 2018 में आए थे, 2 टर्म एज तेलुगु देशम पार्टी एमपी राज्यसभा में रह चुके हैं। तो जी। इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से देखना होगा हमको नंबर्स का। दूसरे, जहां तक मेरी सोच समझ है, भाजपा में कम से कम 30% एमपीज बदले जाएं। लोकसभा के भी हो सकता है कि, और जैसा आपने कहा, कई एमपीज जो कि विधायक बन चुके हैं असेंबली में, उनको उनकी उनके उनकी जगह पे उनके एवज में किसी को फील्ड करना पड़ेगा। तो हो सकता है वो लोग एक नई उपज तैयार कर रहे हों, और राज्यसभा के बजाय लोकली जो लोग हैं उनको खड़ा करने की तैयारी हो रही हो, या राज्यसभा के जो करंट एमपीज हैं उनको लोकसभा से लड़ाया जाए। ये सवाल है जो कि मेरे ख्याल से बीजेपी इस पे विचार करेगी।
निश्चित रूप से आपने जो तस्वीर दिखाई, जो दिख रही है हमको स्क्रीन पर, उसमें 3 ऐसे लोग हैं जो कि 2 से ज्यादा टर्म्स रह चुके हैं राज्यसभा में। और एक एक जमाना था जब 3 से अधिक टर्म्स नहीं दी जाती थी, एक एक तरह से एक रूल था, और उसके चलते चंदन मित्रा को पार्टी ही छोड़नी पड़ी। लेकिन अब शायद ये नियम बदल गया है और थोड़ी कड़ाई से अब इसको कार्यान्वित किया जाएगा। जी। तो हो सकता है तुषार 2 जी, ये टर्म्स जो के बाद। सारे सांसदों की फेहरिस्त है, इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जो है वो बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का है। अप्रैल में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा की एक सीट जो है वो उसका फायदा होता दिख रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी कहेगी उनसे चुनाव लड़ने के लिए कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन क्या पार्टी अध्यक्ष रहते हुए, जबकि उनके नेतृत्व में ही पार्टी का पूरा संगठन चुनाव में उतरेगा, लोकसभा चुनाव में, क्या ये मुनासिब होगा कि वो पार्टी अध्यक्ष को भी लोकसभा की लड़ाई में झोंक दे? देखिए, आपने हिमाचल की बात कही तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक लाना चाहूंगा। 2019 में जब वोटों की गिनती शुरू हुई थी लोकसभा इलेक्शंस के लिए, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें पहले 5 मिनट में डिक्लेयर हो गई थी। 7:15 से पहले सबको पता था कि भाजपा चारों सीटें हिमाचल की लेके जाएगा। तो एक तरफ जी। से सोचे तो नड्डा जी का हिमाचल से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो पार्टी को भी लीड कर सकते हैं और वो खुद भी लड़ सकते हैं। पर एक चीज हमें समझनी होगी, पिछले अगर 10 साल, 9.5 साल या 10 साल का कार्यालय देखे भाजपा का, प्रधानमंत्री का जो एक बिलीफ रहा है वो है मेरिट में। तो मैं अपनी फेलो पैनलिस्ट से अग्री करता हूं कि 30% सीटें बदली जा सकती हैं। मैं जिस कॉन्स्टिट्युएंसी से आता हूं, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ की कॉन्स्टिट्युएंसी है, वहां एमपी बदले जा सकते हैं, बातचीत चल रही है। पर हमेशा ये बदलाव मेरिट पर हुआ है। अगर कोई अपनी सीट पर दोबारा लड़ रहा है तो वो भी मेरिट के बेसिस पे। अगर कोई नया एक सांसद आया जाता है, चाहे वो राज्यसभा से आए या एकदम ही नया एस्पिरेंट हो उस कुर्सी के लिए, वो भी मेरिट पे चुना जाता है। तो सारी बात घूम फिर कर मेरिट पे आ जाएगी। अगर राज्यसभा के इन सांसदों में या नड्डा जी की हम बात करें, अगर देखा जाएगा कि वो मेरिट है, वो एक विनिंग पोटेंशियल है, तो जरूर उनको फील्ड किया जाएगा। देखिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, कैलकुलेटिव थिंकिंग से चलती है। यहाँ पर सीट को लेके ऐसे टू एंड फ्रो नहीं होता जैसे अलायंस में देखा जाता है कांग्रेस की। तो यहाँ पर बहुत एक मेरिट बेस्ड और नंबर्स बेस्ड कैलकुलेशन स्थापित की जाती है। तो अगर नड्डा जी हिमाचल की 4 सीटें हैं लोकसभा में या कहीं और से लड़ना चाहे, तो मुझे नहीं लगता पार्टी संकोच करेगी। बट बात वही रहेगी जब हमारे पास एक लिस्ट आएगी मार्च या अप्रैल में मेरिट की। कौन मेरिट के बिल्कुल। बेसिस पर राज्यसभा से, या नड्डा जी या कोई भी पार्टी का कोई भी अध्यक्ष, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, किस बेसिस या किस मेरिट के बेसिस पे आता है। अदिति जी, एक दूसरी बात जो आ रही है कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को लेकर के, हालांकि निर्मला जी का जो कार्यकाल है वो तो 2028 तक अभी बहुत है, दूर है राज्यसभा अभी। का तीसरा टर्म, लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से आप देख रही होंगी कि लगातार वो तमिलनाडु में सक्रिय हैं। अभी हाल में जब वहाँ प्राकृतिक आपदा आई तो उन्होंने तमिल में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था। तो ये लगातार उनके वहाँ पर दौरे भी हो रहे हैं। तो ये भी एक तरह से लग रहा है, संकेत मिल रहा है पार्टी की ओर से कि शायद उन्हें वहाँ पर तमिलनाडु में किसी सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। इसी तरह से अश्विनी वैष्णव का नाम तुषार जी ने लिया है। वो बालासोर में जहाँ पर की दुर्घटना हुई थी वहाँ के वो कलेक्टर भी रह चुके हैं, वहाँ पर भी वो लगातार सक्रिय रहे हैं। और इसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान भी उड़ीसा में लगातार सक्रिय है। तो ये कुछ वो कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी सक्रियता से एक ये इशारा मिल रहा है कि वो अगर पार्टी कहे तो लोकसभा का चुनाव लड़ने में उनको कोई पीछे आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में निर्मला जी ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि भाजपा का आधार उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हो सकता है कि वो इस पूरे ट्रेंड को तोड़ें और वहां से चुनाव लड़ें। लेकिन निश्चित तौर पर कौन कहाँ से लड़ेगा, ये अभी इस पे सवालिया निशान है। हमें हमें ये नहीं मालूम है कि फैजाबाद से कौन लड़ेगा। हम ये नहीं जानते हैं कि वाराणसी से दोबारा प्रधानमंत्री लड़ेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा। तो ये सब सवाल हैं, और इन पे चर्चा भी बहुत जोर शोर से हो रही है। मेरे ख्याल से निर्मला जी का कार्यकाल अभी राज्यसभा में बहुत लंबा है, 28 तक है। उसी तरह से डॉक्टर जयशंकर का कार्यकाल भी, जो कि दूसरे टर्म पर है, उनका कार्यकाल भी 29 तक है। तो हो सकता है तब तक बहुत कुछ बदल जाए। हो सकता है कि मतलब हम लोग तो कल, हम लोग रिपोर्टर हैं, हम लोग का टाइम स्पैन शॉर्ट टर्म के लिए 12 घंटे है और लॉन्ग टर्म के लिए 24 घंटे है।
तुम लोग टीवी के रिपोर्टर हो और भी कम टाइम स्पैन है। तो आने वाले समय में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, 24 तक, अप्रैल 24 तक कई ऐसे मंत्री हैं और कई ऐसे लोग हैं, मनसुख मंडाविया है और लोग भी हैं, जिनकी टर्म खत्म हो जाएगी, और इस पे मेरे ख्याल से सोच विचार होगा। बिल्कुल। और तुषार जी, विनेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है जब आप लोकसभा में कोई चेहरा तय करते हैं। और जो जिक्र अदिति जी भी कर रही थी कि 30% सीटें बीजेपी बदल सकती है, और इसकी जो कवायद है वो भी आप जानते हैं कि शुरू हो गई है। जो नमो ऐप है उसमें जनता से सर्वे लिया जा रहा है, करवाया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है कि आपके जो सांसद हैं उनका काम प्रदर्शन कैसा रहा। साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में 3 सबसे लोकप्रिय भाजपा नेता कौन है। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये शुरू हो चुकी है, तो इन्हीं सबको ध्यान में रखकर पार्टी फैसला करेगी। बिल्कुल वही आप विनेबिलिटी कह लीजिए, मैं मेरिट कह रहा हूँ, बात घूम फिर के वही है। कोई पार्टी हारने के लिए तो इलेक्शन में नहीं उतरती, और ये तो एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहती है, बहुत कैलकुलेटिव रहती है। एमपी में देखिए अभी हाल ही में जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए, जो एक टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था, उसी ने काफी काम कर दिया भाजपा के लिए, और वो एक कोऑर्डिनेटेड डिस्ट्रीब्यूशन था, स्टेट और सेंटर के अध्यक्षों को साथ लेकर। तो वही कांग्रेस चूक गई और हार गई, और वही भाजपा जीत गई। तो ये विचार विमर्श तो देखिए चलता रहेगा। आज आप सेंटर के इलेक्शंस की बात करें, कल महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन होंगे, झारखंड के इलेक्शन होंगे, फिर बिहार के इलेक्शन होंगे, ये विचार विमर्श तो चलेगा। पर सारी बात आ जाती है विनेबिलिटी और मेरिट पे। आज अगर वो जनता के पास सवाल जवाब कर रहे हैं कि आप बताइए आप क्या सोचते हैं, तो एक कंसिडरेशन विनेबिलिटी पर तो है, काम पर भी है। जनता सिर्फ हार या जीत का फैसला नहीं करेगी, वो काम का भी फैसला करती है 540 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंट मूव है। एक बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप जनता के पास जाएं, पूछें उनसे कि आपको आपके सांसद पसंद है, उनका काम कैसा है कैसा नहीं है। ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपका जो फाउंडेशन हो, आपकी पार्टी की जो थिंकिंग हो, वो विनेबिलिटी और मेरिट पे बेस्ड हो। और वही प्रधानमंत्री ने 10 साल से इसी बारे में बात की है। तो कई बार ऐसी बात भी हुई अखिलेश जी, 2019 में ये बातें होती थी कि अरे इतने सांसद बदल रहे हैं, शायद ना जीत पाए, शायद हार जाए। एमपी के इलेक्शन में हाल में ये बात हुई थी, अरे इतने बदल दिए, अध्यक्ष बदल दिए, इतने एमएलए बदल रहे हैं, हार जाएंगे। ये सोच ही गलत रही है ऑपोजिशन की। हमेशा बात ये रही है कि जनता से फीडबैक लिया जाए, क्योंकि जनता के लिए ही आगे सांसद खड़े होंगे। तो विनेबिलिटी, मेरिट और जनता का क्या विचार है, इन तीनों को साथ लेकर मेरे ख्याल से पार्टी विचार विमर्श करेगी अब आगे। जी, शुक्रिया तुषार जी और अदिति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मुद्दे को।